लाइव। दिल्ली राज कमेटी के पक्ष से आज के इस प्रोग्राम में हम आप सभी लोगों को जो भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गर्व का मौका है कि 1981 में 12 मार्च में जो हमारी संगठन का स्थापना हुई थी, उसकी आज हम 40 साल जो संघर्ष का रहा, उसका हम आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में महिलाओं की लड़ाई की जो इतिहास है, वो तो जब आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, साम्राज्यवाद के विरोध में, उसी के संदर्भ में शुरू हो गया था। लेकिन बहुत ही जल्दी शहरी और ख़ास करके ग्रामीण औरतों का जो वर्गीय मुद्दा था, उसको लेके हम लोगों ने लड़ाई शुरू की और बहुत सारे हमारे शुरुआती जो साथी रहे, वो ट्रेड यूनियन के आंदोलन से हमारे साथ हमारा नेतृत्व उन्होंने शुरू किया। लेकिन धीरे-धीरे महिलाओं का जो खुद का महिला होने के नाते जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनका शोषण होता है, उसके साथ-साथ नागरिक के तौर पे भी उन लोगों को जो-जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सारे मुद्दों को लेके भारत के बहुत सारे प्रदेश में जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश महिला संगठनों का गठन हुआ और ये महसूस किया गया कि एक सर्व भारतीय संगठन की गठन होना चाहिए। इसी संदर्भ में चेन्नई में 12 मार्च को 1981 में हम लोगों का संगठन एडवा का जन्म हुआ। कॉमरेड इस मौके पे हमारे साथ बात करने के लिए है कॉमरेड वृंदा। कॉमरेड वृंदा 90 से 2004 तक एडवा की सर्वभारतीय संपादक रही है और उसके बाद से वो हमारी पेट्रन है। हमारे साथ है कॉमरेड सुभाषिनी अली। कॉमरेड सुभाषिनी अली 2001 से 2010 हमारी संगठन की सर्वभारतीय प्रेसिडेंट रही और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है। और आज के प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है कॉमरेड इंदू। कॉमरेड इंदू के एंड से थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ है और कॉमरेड इंदू इसको मॉडरेट करेंगी। कॉमरेड इंदू दिल्ली में जिसको जनवादी महिला समिति कहा जाता है, उनकी प्रेसिडेंट रही है 1984 से 87 तक और उसके बाद भी वो सीईसी मेंबर्स थी। तो हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसके पहले छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है हमारे ओर से, जो हमारी साथी रही है उनकी कुछ झलकियां। उसके खत्म होने के बाद मैं कॉमरेड इंदू को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कॉमरेड इंदू। थैंक यू श्रावणी। एडवा के सभी साथियों को मेरा सलाम। आज बहुत वक्त के बाद हम मिल रहे हैं। मैं कम से कम काफी अरसे के बाद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। आज का जो मौका है ये बहुत अहम है। एडवा जैसे संगठन के 40 साल पूरे कर लेना और एक लंबा इतिहास संघर्ष का विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न राज्यों में और एक ही साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के मुद्दे के एजेंडा को आगे बढ़ाने का जो लंबा अनुभव रहा है, ये बहुत ही अहम है और मैं समझती हूँ कि इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ दो हमारे साथी कॉमरेड वृंदा और कॉमरेड सुभाषिनी हैं।
जो दोनों ही इस पूरे जो हमारी यात्रा रही है, हमारा जो सफर रहा है, इसमें इन्होंने दोनों ने ही बहुत अहम भूमिका अदा की है। जैसा कि श्रावणी ने कहा, एडवा का जो संघर्ष है और जो संगठन है, उसको एक लंबी विरासत मिली है। वो विरासत उसको उस आंदोलन से मिली जो हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ा गया, जिसमें साम्राज्यवाद और सामंतवाद दोनों के ही विरोध में एक बहुत व्यापक संघर्ष लड़े गए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्गों ने उसमें हिस्सा लिया, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, और महिलाएं इन दोनों ही में बड़ी तादाद में शामिल थी। जबकि कई बार ऐसा होता है कि इतिहास में इस बात का जिक्र उस तरीके से नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। तो आज की बातचीत शुरू करते वक्त हम इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे और किस तरीके से जो औरतों का मुद्दा सामने आया पिछले 40 सालों में, कैसे उससे जन विरोधी नीतियों का जो असर जनता के ऊपर पड़ता है और औरतों के ऊपर सीधे सीधे पड़ता है, कैसे उन जड़ों को पकड़ते हुए आंदोलन ने उन मुद्दों को इंगित किया और आगे बढ़ाया। और दूसरी चीज कि औरतों के भी जो जमात है उसके अंदर कितने अंतर होते हैं, उसके अंदर कितने अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं, और कैसे जो गरीबी और असमानता की जो सबसे ज्यादा शिकार औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके मुद्दों, उनके अनुभवों से जुड़े हुए मुद्दों को आगे ला करके रखने का जो काम एडवा ने किया है, और एक संगठित संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से आंदोलन को और आंदोलन के जरिए व्यापक जन आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की जो भूमिका एडवा ने अदा की है, उसको हमें लोगों के सामने, अपनी खुद जो हमारे नए साथी हमसे जुड़े हैं उनके सामने इस इतिहास को रखने की एक बहुत सख्त जरूरत है। तो आज के दिन अपने पूर्व इतिहास को की यादों को ताजा करते हुए हम ये बातचीत करेंगे। तो ये तय किया वृंदा और सुभाषिनी से कुछ बातचीत मेल पर जो हुई कि बजाय इसके कि अपनी अपनी बात कही जाए, इसको बातचीत के सिलसिले से जारी किया जाए। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी दोनों हमारे साथियों से कि जो एडवा की जब स्थापना हुई उस समय जो संदर्भ था, जो हालात थे, उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये दिल्ली के नजरिए से भी जरूरी है और राष्ट्रीय पैमाने पर भी इसकी अपनी एक विशेषता है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किन हालात में, किस संदर्भ में, किस पृष्ठभूमि में एडवा का गठन हुआ, क्यों ये जरूरत महसूस हुई। तो कॉमरेड वृंदा, अगर आप कुछ कहें। सुभाषिनी, आप बोलना चाहेंगे पहले? तो साथियों, मैं दिल्ली कमेटी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है कि हम लोग अपने इतिहास को याद रखने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन इतिहास की जो हमारी विरासत है, हमारी प्रेरणा की स्रोत है। और जब हमने वो सब छवियों को देखा ना, जो हमारे लीडर्स के थे, तो मुझे लगा कि हमें इस विरासत में इतना हर प्रकार का धन है हमारे संगठन के लिए, जो धन संघर्षों के साथ, कुर्बानियों के साथ, हमारे इतिहास के हर उस चरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 40 साल के जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप पर सिर्फ एक बार नहीं, हम लोग बार बार इस साल में अलग अलग पहलुओं पर हम बहस करेंगे। तो मैं दिल्ली कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ये भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि पिछले दिनों में, अभी हाल में ही, हर जिला में दिल्ली में आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ये 40 साल का दिवस को मनाया है, और अपने नए साथी जो जुड़े हैं उनको भी ये मौका दिया है कि वो हमारे इतिहास को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के देखें। तो इसके लिए मैं सब दिल्ली साथियों को बधाई देती हूँ। जब एडवा का गठन हुआ
3-4 चीजें हमें याद रखना है जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। पहली बात ये है कि इमरजेंसी के बाद जब पूरा जबरदस्त तरीके से जनवादी अधिकारों के ऊपर जो पूरा हमला हुआ और उसमें जो महिलाओं के ऊपर हमले हुए, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर हमला हुआ, और उसी समय स्टेटस ऑफ विमेन रिपोर्ट बोलकर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हमारे देश की महिलाओं के अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रूप में जो शोषण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसका एक बहुत डिटेल विश्लेषण हुआ जो डॉक्टर वीना मजुमदार, लतिका सरकार, पुल रेणु गुहा, इन सब मैं कहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च के आधार पर वो हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि 1975 में पहले बार यूनाइटेड नेशंस ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया था और कहा कि ये दुनिया की महिलाओं का ये दिवस होना चाहिए, और उसके आधार पर हिंदुस्तान में भी एक दशक तय हुआ। तो उस सिलसिले में और उससे पहले ये रिपोर्ट की कमीशन हुई थी। तो एक तरफ तो पूरा इमरजेंसी का 1975 और 1977 तक था, तो हम लोग उस रिपोर्ट पर भी कुछ ज्यादा बहस नहीं कर पाए। लेकिन 1977 पर जैसे इमरजेंसी का वो दौर समाप्त हुआ जनता के संघर्षों के आधार पर, तो जनवादी अधिकार और महिला अधिकार, इसके जो संपर्क है, इसके जो संबंध है, इसके जो आंतरिक एक दूसरे पर प्रभावित करता है, ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ। और उसके साथ जब वो कमीशन और रिपोर्ट को देखा गया तो उसमें सामने आए कि हिंसा के रूप में और उसमें घरेलू हिंसा के बारे में भी एक पूरी एक बात थी जो हमारे सबके अनुभव से भी ये स्पष्ट हुआ। इसके अलावा मजदूर औरतों की और किसान औरतों की जो कुछ विशेष मुद्दे हैं उसको भी रेखांकित किया, यानी कि काम और महिलाओं के काम के संबंध में एक बहुत जबरदस्त एक हस्तक्षेप की एक जगह बिल्कुल स्पष्ट सामने आया। और तीसरी बात, वही पहले बार विमेन्स रिजर्वेशन और महिलाओं की रोल जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, उस पर भी किया। मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर पूरा एजेंडा तैयार हुआ, लेकिन जो हमारा एडवा का जो अपना अनुभव था कि हम लोग अलग अलग प्रदेशों में आजादी के संघर्षों के साथ जुड़कर अलग अलग प्रदेशों में हमारे संगठन का स्थापना ऑलरेडी हो चुका था। उस समय मुझे लगता है कि 8 प्रदेशों में हमारी बहुत मजबूती के साथ हमारे महिला संगठन का काम चल रहा था, और उसमें मुख्यतः जो हमारा काम था वो 2 आधार पर था। एक जो महिलाओं का वर्गीय शोषण का सवाल है, और दूसरा जो सामाजिक शोषण के रूप में था। लेकिन उसको एक संपूर्ण समझ को बनाकर हम कैसे आगे बढ़े, ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने था। क्योंकि अखिल भारतीय पैमाने पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जब तक अखिल भारतीय पैमाने पर जो नीतियों के कारण ये सारी खाई है महिलाओं और पुरुषों के बीच, तो वो कैसा हम पार कर सकते हैं। तो एक अखिल भारतीय जब तक संगठन नहीं है तो वहां से ये बहस शुरू हुई। एक और बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, एक कि पूंजीवाद का जो हमला हुआ 1947 के आजाद हिंदुस्तान की स्थापना के बाद, जो हमारा इतिहास हुआ कि एक तरफ पूंजीवाद का हमला और दूसरी तरफ ये सारे सांप्रदायिक फंडामेंटलिस्ट, आपको याद होगा 50 के दशक में जो हिंदू रिफॉर्म को लेकर जो पूरा एक जबरदस्त संघर्ष हुआ, तो वो भी हमारे एक विरासत में थी कि धर्म के नाम पर जो फंडामेंटलिस्ट है, जो कट्टर लोग हैं, वो धर्म के नाम पर महिलाओं की जो न्यूनतम नागरिक और इंसान की हैसियत से जो हमारा अधिकार है वो समाप्त करते हैं। तो ये सारी छवि जो 8 प्रदेशों का जो संघर्ष था, उसके बाद जो इमरजेंसी का जो पूरा अनुभव था, और तीसरी बात जो नीतियों के संबंध में अनिवार्य समझा गया कि ये एक जरूरी है
कि हम एक अखिल भारतीय पैमाने पर उसका रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। तो जैसे तमाम नदियों, जो संघर्ष की नदी, अनुभव की नदी, कुर्बानी की नदी, सब 8 जगह से मिलकर ये एक हमारा संगठन का गठन 1981 में मार्च 12 को चेन्नई के पहला सम्मेलन में हुआ। थैंक यू वृंदा। सुभाषिनी, आप इसमें कुछ जोड़ेंगी? Comment, please unmute yourself. Comment, Subhashini. मैं ये कह रही हूँ कि एक दो बातों को मैं जोड़ना चाहूंगी। वैसे वृंदा ने काफी विस्तार से बताया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के कार्यक्रम, उसके घोषणा पत्र और वो क्या कहना चाहता है भारत के महिलाओं से, इसके बारे में जो चर्चा हुई और हमारे पहले सम्मेलन में ही जो दस्तावेज पारित किए गए, तो उनमें और जो अन्य महिला संगठन हैं, उनकी सोच और उसके दृष्टिकोण में कुछ जो अंतर था, उस पर मैं बस कहना ये चाहूंगी कि बहुत चर्चा हुई थी सम्मेलन से पहले कि ये किस तरह का संगठन होगा। ये क्या एक वामपंथी संगठन होगा या क्या ये एक कम्युनिस्ट महिलाओं का संगठन होगा, ये किस तरह का संगठन होगा। तो जो चर्चाएं हुई तो उनसे ये बात काफी अच्छे डिस्कशन के बाद निकल करके आई कि ये संगठन निश्चित रूप से एक आम महिलाओं का संगठन होगा। कोई भी महिला इस संगठन का सदस्य बन सकती है, लेकिन निश्चित रूप से इस संगठन के आधार में या इसकी बुनियाद में गरीब महिलाओं की शिरकत सबसे ज्यादा होगी, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो, चाहे शहरी महिला हो, जो सबसे ज्यादा गरीब है, उनको सबसे ज्यादा तादाद में इस संगठन में सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी। और उसी से फिर निश्चित रूप से उसका दृष्टिकोण भी एक लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला संगठन, यानी कुछ समाजवाद के बारे में समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाला ये संगठन होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शायद हमारे देश में पहली बार महिलाओं के 3 रूप को देखे गए संगठन बनाने से पहले, और ये सोचा गया कि हमारे जो महिलाएं हैं या जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उनके 3 पहलू हैं और इन तीनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमें संगठन बनाना है और अपनी नीतियों को भी तय करना है। यानी महिला के रूप में, क्योंकि सारी महिलाओं का महिला होने की वजह से एक शोषण होता है, वो दूसरे दर्जे की नागरिक होती हैं, उनका उत्पीड़न होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, केवल इसलिए कि वो महिला हैं। तो महिला होने का पहलू जो कि लैंगिक पहलू है। दूसरा है सामाजिक अत्याचार या सामाजिक उत्पीड़न का पहलू। इसका निश्चित रूप से हमारे देश में वर्ण व्यवस्था के साथ बात जुड़ी हुई है कि हमारे देश में अलग-अलग सामाजिक स्तरों में महिलाएं बटी हुई हैं और अलग-अलग सामाजिक स्तर की महिलाओं के अलग-अलग समस्याएं हैं, अलग तरह की उत्पीड़न का वो सामना करती हैं। तो ये जो सामाजिक पहलू है महिला उत्पीड़न का, वो दूसरा है। और तीसरा है कि नागरिक की हैसियत से महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है और महिलाओं के अंदर जो अलग-अलग महिलाओं के हिस्से हैं, उनको अलग-अलग दर्जे तक संवैधानिक और नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जैसे अगर हम देखें तो दलित महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पर समानता और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको भी बहुत सारे नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो ये जो 3 पहलू हैं महिला उत्पीड़न के, सामाजिक पहलू, लैंगिक पहलू और वर्गीय पहलू। वर्गीय पहलू का मतलब ये है तीसरा कि जो महिला
ज्यादातर काम करने वाली महिलाएं हैं। हर एक काम के क्षेत्र में एक अलग तरह की ना बराबरी का शिकार बनाया जाता है। उनको असमानता का सामना करना पड़ता है। अगर वो खेतों में काम करती हैं, अगर वो कारखानों में काम करती हैं, अगर वो बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, अगर वो ईंट के भट्टों में काम करती हैं, तो हर क्षेत्र में उनको काफी हद तक जो पुरुष उसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे ना बराबरी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मान लीजिए अगर उनकी तनख्वाह भी एक जैसी है, तो बहुत सब करने की परिस्थितियां हैं, उनमें अंतर देखा जाता है। और लैंगिक शोषण की शिकार भी है। तो इस तरह से ये जो 3 पहलू हैं महिला उत्पीड़न के, शायद हमारा संगठन पहला संगठन था जिसने हम ये नहीं कहते कि दूसरों ने इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन इन तीनों पहलुओं को एक साथ अपने सामने रखते हुए हम लोगों ने उस दिन से लेकर के आज तक ये कोशिश की है कि इन तीनों पहलुओं को समझ करके इन तीनों पहलुओं के शोषण और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भी करें और अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को से अवगत कराएं कि उनको भी इन तीनों पहलुओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि सारी महिलाओं का एक समान तरीके का उत्पीड़न है। नहीं, अलग-अलग महिलाओं का अलग-अलग उत्पीड़न होता है और सबसे जो ज्यादा उत्पीड़न की शिकार है वो हम लोगों ने सोचा था कि दलित महिलाएं हैं, क्योंकि श्रमिक के रूप में सामाजिक उनका दर्जा और महिला के रूप में उनका सबसे अधिक सर्वाधिक शोषण होता है। तो इन बातों को हम लोगों ने अपने शुरुआती दस्तावेजों में जोड़ करके एक अपने पूरे संगठन की एक दिशा को तय किया। और मुझे लगता है कि ये उस वक्त ही तय करना हमारे संगठन के विकास और हमारे संगठन के आगे के संघर्षों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और हमारी एडवा और तमाम अन्य महिला संगठनों के बीच में जो फर्क है वो शायद यहीं से शुरू हुआ कि ये जो हमने महिलाओं के उत्पीड़न के 3 पहलुओं को समझा और उनको अपने काम, अपनी नीतियों और अपनी दिशा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की कोशिश हमने की। तो ये बात मैं जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहती थी। कॉमरेड सुभाषनी, अभी आपने कहा कि किस तरीके से ये अलग अलग पहलू पर एडवा का जोर रहा जब हमने अपने लक्ष्य तय किए, जब हम तो उसी के साथ कुछ अगर आप जैसे एक उदाहरण दें, मान लो आप कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं आंदोलन में, महिला आंदोलन के अंदर भी अलग अलग संगठन, अलग अलग ग्रुप सक्रिय हैं जो अपने अपने परिप्रेक्ष्य से काम करते हैं। अगर हम एडवा के नारों की तरफ ध्यान दें, जो हमारा इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, वुमेन्स इमेंसिपेशन के जो स्लोगन है, उससे जोड़ करके अगर हम देखें कि कैसे मसलन किस मुद्दे पर, चाहे औरतों के काम के मुद्दे पर हो या औरतों की नागरिकता का सवाल जो है, उसमें जैसे 80 के दशक में दहेज विरोधी आंदोलन चला या सती प्रथा के खिलाफ या शाहबानो मसले पर, तो अगर कॉमरेड बिंदा और आप इन पर थोड़ा हमें एक नजर डालें कि किस तरीके से हम सफल हो पाए अपने इस परिप्रेक्ष्य को आंदोलन का रूप देने में और औरतों को संगठित करने में। वृंदा आप बोलिए, फिर हम अगर कुछ बचेगा तो जोड़ देंगे। ये बात सही है कि जब हम लोग अलग अलग पहलू के महिलाओं के इस समाज में जो उनका अलग पहलू के रूप में जब हम देखते हैं, वो अगर हम व्यापक रूप में देखें तो एक उसकी जो बुनियाद है कि पुरुष प्रधान समाज, या जिसको हम पैट्रियार्की कहते हैं, वो पैट्रियार्की या पुरुष प्रधानता और पुरुष प्रधानता की संस्कृति जो सब जगह घुसा हुआ है,
ये जो 3 पहलू हम लोग देखते हैं, हमारी ये समझ है कि ये पुरुष प्रधान समाज स्वायत्तता के रूप में या अलग कोई समाज का हमेशा के लिए रहा और हमेशा के लिए रहेगा, ये समझ नहीं है। वो एक विशेष ऐतिहासिक मौके पर वर्ग समाज के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी 3 पहलू जो हम देखते हैं, वो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर कि महिलाओं का शोषण क्या हमेशा रहा है, महिलाओं का शोषण या ये क्या हमारी तकदीर की ये बात है, या ये प्राकृतिक देन है कि महिलाएं हमेशा 6 कदम पीछे पुरुष से रहेंगे। ये सारी चीजों की हम चुनौती देते हैं। तो इसलिए जब हम ये 3 पहलू की बात करते हैं, ये एक जबरदस्त चुनौती है यथास्थिति विचार को। और विशेषकर आज की दुनिया में जब हिंदुत्व के नाम पर हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि उच्च जाति वाली जो मनुवादी सोच है, उसी के आधार पर हम महिलाओं की स्तर और महिलाओं के स्थान को देखें। और शुरू से ही उस समय वो चुनौती जो आज है, जो सत्ता में बैठकर चुनौती आज हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, वो नहीं था उस समय। लेकिन आप देखिए हमारी दूर दृष्टिकोण कि हमारी जो पूरी दुनिया के बारे में जो सोच थी, उस पे ये स्पष्ट था कि हम इन तमाम चुनौतियों को समझ रहे थे उस समय भी। तो पूरा 1980 के दशक की, मैं तो पूरे आज आंदोलनों की नहीं वो पूरी इतिहास बताऊंगी, लेकिन 3 बातें मैं जरूर कहूंगी। एक जो आज सबसे प्रासंगिक है हमारे लिए, विशेषकर लॉकडाउन के बाद, महिला के काम के अधिकार। जो एडवा का पहला अखिल भारतीय कार्यक्रम रहा दिल्ली के अंदर, जब 20,000 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली में आए, उसका नाम था हमें काम दो। और पूरे देश भर में और दिल्ली में अगर आप देखें कि जिस तरह दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की संगठन की विशेषता ये हमेशा रही है कि मजदूर वर्ग की बस्तियों से हम खड़े हुए। उस समय अलग जो महिला संगठन या ग्रुप्स यहाँ काम कर रहे थे, वो मुख्यतः, बहुत बढ़िया बात है कि यंग एजुकेटेड महिलाएं जो पुरुष प्रधानता के खिलाफ संघर्ष के साथ जुड़े थे, लेकिन हमारा संगठन मजदूर बस्तियों से शुरू हुआ। और इसलिए ये काम का अधिकार, ये जो हमने स्लोगन लिया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन था, जो केवल एडवा के लिए नहीं, लेकिन उस आंदोलन का उस समय एक नए पहलू जुड़ गए थे। विमेन एंड वर्क, वर्किंग क्लास विमेन्स डिमांड, अनएम्प्लॉयड विमेन का डिमांड, जो आज हम लोग कहते हैं कि काम का अधिकार हमारा बराबर का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई में हम लोग हमेशा कहते हैं, कोई भी धर्म हो या कोई भी धर्म के नकाब लगाकर अगर वो हमारे बराबर के अधिकारियों पर धर्म के नाम पर हमला करते हैं, आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुत्व के नाम पर हमारे अस्तित्व पर, हमारे इंडिपेंडेंस पर इतना जबरदस्त हमला है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट एक बलात्कारी शिकार हुई लड़की से पूछ सकती है कि भाई तुमने, बलात्कारी से पूछते हैं कि भाई तुम इस लड़की जो तुम्हारी रेपिस्ट को, रेप विक्टिम के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम शादी करोगे कि नहीं, तो तुम सोच सकते हो, हम लोग सब सोच सकते हैं कि किस आधार पर ये महिलाओं का संवैधानिक जन्मवादी, मतलब 2021 में अगर इस प्रकार की बातें आती है, हम समझ सकते हैं। तो 80 में ये रेप लॉज के खिलाफ जो इतने खराब थे मथुरा केस को लेकर, तो एडवा ने 1970s के अंत से और 80 तक, और हमारी पहले प्रथम जनरल सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट में थी, तो रेप लॉज की रिफॉर्म के लिए एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। दहेज के आधार पर जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरों के अंदर जो हिंसा थी, जो लोग कहते थे ये तो निजी मामला, और आज भी कहते हैं मैरिटल रेप, अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारा दीवार पर चिपका दो, और फिर अगर तुम्हारे
पति तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है बगैर तुम्हारी सहमति की, वो हम रेप नहीं समझते, आज भी वो है। तो 80 के दशक में रेप और डाउरी लॉज की सुधार के लिए एक जबरदस्त आंदोलन हुआ जिसमें एडवा की एक बहुत अहम भूमिका थी। और तीसरी बात है जो शाबानो का और उसके साथ सती का, दोनों तरफ जाति, जो उस समय विशेष जाति की परंपरा के नाम पर जो एक जबरदस्त राजस्थान में रूप कंवर की उस सती के बाद जो हुआ वो तो 90s की शुरुआत में हुई, उसके पहले शाबानो का केस का हुआ, और उससे पहले जो 1984 के जो सिख के विरोध में जो विशेष इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक पूरा दंगा और इतना वायलेंस हुआ, तो ये 3 घटनाएं भी एडवा की उस समझ को और मजबूत किया है, जो आज हम लोग उसको विरासत के रूप में, अनुभव के रूप में, अपने एक्सपीरियंस के रूप में हम समझते हैं कि 80 और 90 के दशक में भी किस रूप में एडवा ने एक सही दृष्टिकोण के साथ उसका मुकाबला किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो सुभाषी ने कहा बिल्कुल सही है, हमारे और अन्य संगठनों की जो अंतर है विचारधारा के रूप में, उसके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया, लेकिन ये भी सही है हमने भी बहुत कुछ सीखा दूसरों से, क्योंकि हमारे संगठन में भी एक प्रकार की उस समय एक बाधा था कि भाई ये पुरुष प्रधानता के बारे में हमारी क्या समझ होनी चाहिए, घरेलू हिंसा के बारे में क्या होनी चाहिए, क्या पूंजीवादी समाज में रहते हुए कभी हम दहेज को समाप्त कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते क्या इस पर इतना जोर देना चाहिए। तो ये तमाम बहस हमारी संगठन में भी चली थी। तो हम दूसरों से भी सीखे, और दूसरों से संयुक्त आंदोलन से सीखने की ये प्रक्रिया मैं समझती हूँ किसी भी संगठन के लिए ये अनिवार्य है। तो हम अपनी समझ को स्पष्ट रखें, अपनी विचारधारा को स्पष्ट रखें, लेकिन एक खुलापन के साथ हम कैसे दूसरों को जोड़कर हम काम कर सकते हैं, ये भी एडवा की विरासत में एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो आज हमें बहुत काम आएगा। कॉमरेड सुभाषिनी, जैसे कि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें एक चीज साफ हो रही है कि एक तो जो संघर्षों का अनुभव रहा, लेकिन उसके साथ साथ कैसे हमने अपने परिप्रेक्ष्य के आधार पर इस बात पर जोर दिया कि जैसे हिंसा का सवाल आता है, औरतों के खिलाफ हिंसा का सवाल तो पिछले 40 साल से उठ रहा है, लेकिन कैसे इस हिंसा के एक संरचनात्मक जड़ें होती हैं, कैसे उसके रूट्स पर हम जाते हैं और उन समस्याओं को का समाधान ढूंढते हैं जो संरचनात्मक रूप से, केवल ये कि एक घटना हुई और उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में हम आंदोलन करें या कोई मोर्चा निकाले, लेकिन अपने जो हमारे मांग पत्र होते हैं, जो हमारी गतिविधियां होती हैं, उनमें हम किस रूप से उस शोषण, उस उत्पीड़न की जड़ों तक पहुंचकर उन नीतियों की तरफ, उस तरीके के कानून की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो एडवा ने किया कि एक लंबा या दीर्घगामी, जिसको हम कहते हैं, परिवर्तन आए, न सिर्फ ये कि एक घटना हुई और वहां कोई अरेस्ट हो जाए, वहां अफसर को सजा मिले अपना काम न करने के लिए, तो जो एक जो डीप रूटेड चेंज की जो बात आती है और ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब एक परिवर्तन हो बुनियादी, उसकी तरफ कैसे हमने इन रोजाना की मांगों को, संघर्षों को कैसे उसके साथ जोड़ा, थोड़ा और आप अगर विस्तार से बताएं। मुझे पता नहीं कि मैं आपका पूरा जवाब दे पाऊंगी, लेकिन मेरा कुछ अनुभव जो है, क्योंकि ये बहुत पेचीदे मामले हैं, ये जो अत्याचार है, हिंसा है, फिर इनकी जड़ें क्या हैं, अभी तक तो हम लोग शायद जड़ें ढूंढ रहे हैं, पूरी तरह से उन जड़ों को हम ढूंढ भी नहीं पाए हैं, पूरी तरह से समस्या को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इतने नए पहलू हिंसा के साथ जुड़ते जा रहे हैं।
हर 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 घटना के साथ हम देखते हैं कि नए पहलू जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ तो पहलू मतलब जैसे कि अभी जो आपको पोर्नोग्राफी अपने फोन पे देखने को मिल सकती है, ये भी एक उसका पहलू है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एडवा ने जो काफी संजीदा काम किया वो इसको लेकर के किया कि जब नव उदारवाद का दौर शुरू हुआ और हम लोग लगभग उसको 1991 के बाद से ही देखते हैं कि उस समय से पूरी तरह से हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने और फिर राज्य सरकारों ने भी नव उदारवादी नीतियों को अपनाया। तो हम लोगों ने बहुत काम, और मेरे ख्याल से कि शुरुआती काम तो एडवा ने ही किया कि नव उदारवादी नीतियों का महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र से सरकार का पीछे हटने से महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उनकी जो समानता है क्या और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। और हमने 3 बातों को काफी मैं समझती हूँ कि गहरा अध्ययन किया नव उदारवादी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में। और मुझे नहीं लगता है कि इस काम को उस तरह से दूसरों ने किया, लेकिन बहुत लोगों ने हमारी मदद इस काम में की है, इस अध्ययन में ही की है। जैसे कि हम लोगों ने एक सर्वे किया था मेरे ख्याल से में कि ये जो महिला लड़की की शादियां हैं ये पहले से ज्यादा महंगी क्यों होती जा रही हैं, और ये जो जिसको हम दहेज प्रथा कहते हैं ये आखिर उन समुदायों के बीच में क्यों अब बढ़ती चली जा रही है जहां पर ये पहले थी नहीं। जो समुदाय लेना देना नहीं करते थे लड़की की शादी की तरफ, या ब्राइड प्राइस देते थे, मतलब जो दुल्हन है उससे शादी करने के लिए कुछ उपहार वगैरह देते थे। आखिर ये सब कैसे बदल गया? तो हम लोगों ने अपने तरीके से, कोई बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो घरों में, हर घरों में जाते हैं, हर तरह के घरों में जाते हैं। तो हम लोगों ने करीब 20 किया और कुछ हमने सवाल कि आप जब हुई लेन देन किस तरह से हुआ, आपकी बेटी की शादी में आपका अनुभव रहा, बदलाव आए हैं क्या, लड़कियों की शादियां बहुत मुश्किल का काम हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई हैं। और ये सारी चीजों का जब हम लोगों ने उसके सारे उत्तर हमको मिले और हम लोगों ने उनसे कुछ नतीजे निकालने की कोशिश की, और हमारे साथ तनिका सरकार और दूसरे लोगों ने भी हमारी इसमें मदद की, हमारे उस सम्मेलन में भी आए। तो हमने इंदु कुछ नतीजों पर ने सब कुछ किया। हाँ इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाल ने बहुत साइंटिफिक किया। नहीं, मैं बता रही हूँ कि अच्छा ठीक है, बहुत साइंटिफिक तरीके से किया। हम वैसे नहीं उस तरह, जैसे कि अब जो सर्वेज होते वैसे नहीं। लोगों ने कहा आपका बहुत थोड़ा अधिकार, वो प्रश्न क्षेत्र था, इन सब बातों में हम नहीं जाते हैं। लेकिन इंदु और रजनी हमारे संगठन के, इसलिए हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं किसने क्या किया। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम जो उसका नतीजा बताना चाहते हैं कि हम लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि नव उदारवादी नीतियों ने, क्योंकि एक बिल्कुल बिना लगाम के पूंजीवाद को हमारे देश के अंदर अपने लूट का साम्राज्य बनाने का मौका दिया है, तो इससे असमानताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जो बाजार का हस्तक्षेप है लोगों के आपसी संबंधों में, परिवार के अंदर आपसी रिश्तों में, ये बाजार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब ये बाजार तय कर रहा है कि शादियां कैसे होंगी, शादियों में उपहार कैसे दिए जाएंगे, और वो हमको बताएंगे कि बेटी को सुखी रखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और अलग अलग इलाकों के रीत रिवाज को एक साथ घामड़ घोल करके तमाम लोगों के ऊपर लाद दिया जाएगा। तो ये सब आपको करना ही है अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है। तो ये जो बाजार का हस्तक्षेप
और बाजार की जो प्रभुत्वता हमारे समाज के अंदर नव उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद से बढ़ता ही चला गया है, उसका हम लोगों ने महिलाओं के जीवन जो प्रभाव है उसको भी समझने की कोशिश की। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो कंज्यूमरवाद है, उपभोक्तावाद है, उसकी महिलाएं इसलिए शिकार होती हैं क्योंकि उनको भी एक उपभोग का वस्तु समझा जाता है, उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। महिला एक उपभोक्ता है और उसको उपभोक्ता के रूप में किस तरह से ये बाजार इस्तेमाल करता है अपने मुनाफों के लिए, इस पर भी हम लोगों ने काफी मतलब विचार किया। और ये बाजार किस तरह से लगातार महिला का स्तर, सामाजिक स्तर गिराता रहता है, ताकि जो उसको फायदा मिलता है महिला के स्तर के असमानता से, क्या फायदा मिलता है? एक तो सस्ता मजदूर मिलता है, एक तो मुंह बंद रखने वाला मजदूर मिलता है, ये तो है। इसके साथ साथ जब लड़का और लड़की की शादी होती है, तो चूंकि लड़की की असमानता इतनी बढ़ती चली जा रही है, बाजार इतना बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए लड़के के सामान लाने के लिए उपहार का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है कि आप ये सब कुछ देंगे, ये आप अपनी बेटी को घर का सामान, सास के लिए सामान, पति के लिए ये सारी चीजें, गाड़ी, ये सारी चीजें आप लड़की के साथ पलड़े में रखेंगे, तब जाकर के आपकी बेटी का पलड़ा उसके वर, उसके दुल्हा के साथ बराबरी के स्तर पर आ जाएगा। तो ये बाजार, नव उदारवादी बाजार जो इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा है हमारे जीवन में, वो किस तरह से महिलाओं की असमानता को बढ़ाता है, उनकी शादियों के बारे में बहुत कुछ फैसले करवाता है। और फिर जब उन फैसलों से जो परिवार के लोग हैं, जो ससुराल के लोग हैं, वो असंतुष्ट ही रह जाते हैं, तो किस तरह से महिलाओं पर होने वाली हिंसा भी बहुत तरह से बढ़ती है और नए-नए स्वरूप भी लेती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को काफ़ी इस सर्वे से, और जो इस सर्वे का हमने अध्ययन किया और विश्लेषण किया, वो समझ में आया। तो नवोदारवाद एक नए तरीके की उत्पन्न और की नीतियों से महिलाओं का हर तरह का उत्पीड़न और उनके साथ होने वाली हिंसा किस हद तक बढ़ रही है और कैसे-कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोगों ने जो बातचीत की, चर्चाएँ की और फैसलों पर हम पहुँचे। हमको लगता है कि हमारे आंदोलनों में और हमारे संगठन में इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला है, और शायद अब इन चीज़ों को दोहराने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हमारे संगठन की नई पीढ़ी है, जो हमारे नेताओं की नई पीढ़ी है, ये बहुत सारी बातें हैं जो उनके आने से पहले हम लोगों ने चर्चा की थी या ये अध्ययन किया था, तो उसको फिर से चर्चा का हिस्सा लाने की ज़रूरत है। और शोषण, उत्पीड़न और हिंसा को जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसके साथ जोड़ने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि एडवा ने, और मैं नहीं कहूँगी एडवा ने, और भी कई संगठनों ने ये जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, और बच्चियों की जो लगातार गिरने वाली सेक्स रेशियो है, इस पर भी जो काम किया, पहले तो रिएक्ट किया, इसके खिलाफ मतलब अभियान आंदोलन किए, फिर इसका अध्ययन भी किया। तो इसको भी हम लोगों ने, ये जो महिलाओं की, लड़कियों की बढ़ती असमानता है समाज के अंदर, ये जो उनकी शादियां लगातार महंगी होती जा रही हैं, उनकी शादियों में मांग बढ़ती चली जा रही है, उनके साथ हिंसा भी बढ़ती चली जा रही है, इनके साथ जोड़ करके जब हमने देखा, तब वो बात हमको समझ में आने लगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि पढ़े लिखे और साधन संपन्न परिवारों के बीच में भी महिला भ्रूण हत्या इतने बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जाती है, उसका सहारा लिया जाता है। तो ये तभी समझ में आ सकता है जब महिलाओं के गिरते स्तर को हम समझेंगे और शादी बढ़ते खर्चे को हम समझेंगे और महिलाओं के साथ बढ़ता अत्याचार को हम समझेंगे,
तभी हमारे समझ में आएगा। वरना तो लोग कहते हैं अरे हो सकता है लोग अपने बच्चों को, लेकिन गरीबों के बीच में हम लोगों ने बेहतर अनुपात देखा। जो एससी एसटी हैं उनके बीच में बेहतर देखा। लेकिन जहाँ पढ़ाई लिखाई में लोग आगे बढ़े, साधन संपन्न हुए, और जो इलाके हैं जो ज्यादा साधन संपन्न है, उन इलाकों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो में गिरावट आई है और आती चली जा रही है। जैसे दिल्ली है, पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, तमिलनाडु के अंदर है। और हम लोगों ने देखा कि केरला के अंदर भी हालांकि सेक्स रेशियो पूरे देश में सबसे अच्छा है, लेकिन वहां भी कुछ चिंताजनक हमको संकेत मिले कि वहां भी कुछ कुछ मतलब महिलाओं का अनुपात कम हो रहा है, क्योंकि ये तमाम प्रक्रियाएं जो नवोदारवाद के साथ जुड़ी हुई हैं वो पूरे देश के अंदर लागू हो रही हैं, चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। इसलिए ये जो इंदु आपने सवाल मुझसे पूछा कि कैसे हम लोगों ने हिंसा को एक संदर्भ में देखने की कोशिश की, तो कुछ हद तक हमने देखने की कोशिश की है। उसको सरकार की नीतियों के साथ पूंजीवादी जो नए तरीके की नीतियां अपना रही है उनके साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। उन नीतियों से पैदा हो रही बढ़ती सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक जो प्रतिद्वंद्विता और क्या कहते हैं ध्रुवीकरण हो रहा है उसको भी देखा। तो तमाम चीजों का संदर्भ हमने लिया है बढ़ती महिला हिंसा को समझने में। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम चीजों को समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, बहुत सी नीतिगत बातें हैं। हमारी सरकारों को बहुत कुछ करना चाहिए इस दिशा में जो नहीं हो रहा है। तो बातों को लेकिन हमने कोशिश की है एक संदर्भ में देखने का। और ये जो इज्जत के नाम पर हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, उनको भी हमने हमारे देश में जो हावी है वन व्यवस्था, हमारे देश में जो आज भी संविधान बनने के बाद भी हावी है मनुवादी सोच, और एक लड़की के बारे में कि वो अपने से नीची जात के साथ शादी करती है या संबंध स्थापित करती है, तो इससे बुरा काम तो वो कोई कर ही नहीं सकती, इससे तो प्रलय आ जाएगा। तो इन चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जमीन के सवाल के साथ भी जोड़ने की कोशिश की है कि जो लोग कृषि के साथ जुड़े हैं, खेती के साथ जुड़े हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह के संबंध हो, इस तरह की शादियां हो। तो संबंध, ये हिंसा और अत्याचार और उत्पीड़न को हम निश्चित तौर पर एक संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं, उसके कारणों को ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि तभी हमारी इस हिंसा के खिलाफ लड़ाई प्रभावशाली हो सकती है। और रोज हमको कुछ न कुछ और भी सीखने को मिल रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर नई नीतियां जो अपनाई जा रही हैं हमारे समाज में, नई शोषणकारी नीतियां जो अपनाई जा रही हैं, इन शोषणकारी नीतियों को सफलता के साथ लागू करने में तमाम पुरानी विचारधारा, तमाम महिला विरोधी संस्कार, तमाम महिला विरोधी परंपराएं भी काम आती हैं। इसलिए अब हम ये नहीं कहते कि ये सामंती सोच से जुड़ी हुई बातें हैं। हम ये मानते हैं कि पूंजीवादी सोच भी इनका इस्तेमाल करती है अपने पूंजीवादी शोषण को और भी ज्यादा गहराई से लागू करने के लिए। सुभाषिनी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है या सोच, वो केवल एक दकियानूसी सोच, एक विरासत में नहीं मिली है कि उसकी जड़ें हमारे इतिहास में है, लेकिन जो कंटेम्पररी दौर है, जो समसामयिक दौर है, उसमें जो हमारे समाज के जो अंतर्विरोध हैं, उनमें कैसे जो हावी वर्ग होते हैं वो इस पितृसत्ता का सहारा लेके औरतों के ऊपर नए तरीके से पितृसत्ता का हथियार यूज करते हैं। उस पुराने हथियारों को किस तरह नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यही बात। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ एडवा ने, और खासतौर से क्योंकि हम दिल्ली के संदर्भ में शुरुआत हुई थी, दिल्ली का संगठन की तरफ से ये है, तो मैं याद दिलाना चाहती थी
कि एडवा का जो पूरा काम रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये रहा कि उन नीतियों की तरफ एक इशारा किया जाए, एक दबाव डाला जाए जो औरतों को सक्षम बनाए, जो कानूनी तौर पर भी उनके दर्जे को एक पहचान दें, उसको एक स्वीकार करें, उनकी नागरिकता के समान अधिकार को। और क्योंकि मैंने सोचा कि ये भी याद दिलाऊं कि 1980 में इसी सोच के चलते जब छठा पंचवर्षीय योजना की तैयारी हो रही थी, तो जनवादी महिला समिति, उस वक्त एडवा बना नहीं था राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की तरफ से जो इकाई थी उन्होंने संयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया CPS और अन्य संगठनों के माध्यम से कि जो पंचवर्षीय योजना बनती है उसके अंदर भी एक सोच हो, कुछ एलोकेशंस हो, एक समझ बनाई जाए कि औरतों के हक में किस तरीके से नीति निर्धारण हो। उसी तरीके से जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के बनने में जो एक पूरी प्रक्रिया रही, या उससे भी अलग अगर हम सोचे कि सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायालय हो, एक जवाबदेही और एक जिम्मेदारी औरतों के अधिकारों की रक्षा और उनको मान्यता देने के प्रति। तो वृंदा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अगर इस तरफ इशारा करें कि कैसे ये एक पूरी, क्योंकि क्या है, इसको कभी कभी इस ढंग से पेश किया जाता है कि अरे हम तो सिर्फ कानून की तरफ ध्यान देते हैं और कानूनी तरीके से, मतलब संघर्ष का इतना लंबा इतिहास है उसको क्योंकि हम लोग भी दर्ज नहीं कर पाते, रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो भूमिका रही है संगठन की, थोड़ा कि सरकार के हर पक्ष की एक जवाबदेही है और जिम्मेदारी है औरतों को समान अधिकार देने, दिलवाने और उनको मान्यता देने की। थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान हमारा खींचे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो दैनिक अनुभव है एक महिला होने के नाते, जो इस समाज में हमारे जो एक डेली एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे दैनिक अनुभव जो रोज हम लोग महसूस करते हैं अलग अलग हिस्सों में, जो हम महसूस करते, आदिवासी औरत उस नीति के संबंध में उस पर क्या असर है, एक दलित औरत एक नीति है उसके ऊपर क्या एक ही असर है या कुछ और असर है, एक फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के ऊपर एक विशेष नीति का क्या असर है। तो जब हम लोगों ने एडवा में नीतियों के संबंध में जब हमने बहस शुरू की, तो उस पे ये भी एक अनुभव के आधार पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट आए कि जहां कुछ नीतियों का सबके ऊपर एक असर पड़ता है, आम तौर पर नीति का असर महिलाओं के समाज में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग असर पड़ता है। अब मान लीजिए आज हम लोग गैस सिलेंडर के ही बात अगर लें, तो ये गैस सिलेंडर का आज अगर दिल्ली में दाम पिछले 6 महीने में 225 रुपया बढ़ गया और आज 819 रुपया का दाम एक गैस सिलेंडर के लिए हमें देना पड़ रहा है, और औरतें इतनी परेशान हैं, वो दिल्ली में रहते हुए वो समझते हैं कि भाई हमें ना केरोसिन मिल रहा है, ना यहाँ कोई जंगल है जहाँ हम जाकर कुछ लकड़ी चुनकर ला, और वैसे भी वो अलाउ नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो औरत के ऊपर एक जबरदस्त दबाव है। मुझे पता चला है कि कई जगह लोन लेकर अभी गैस सिलेंडर लाने की अभी प्रक्रिया पूरे तौर पर दिल्ली में शुरू है हमारे बस्तियों में। तो अभी ये क्यों हुआ, उसको समझने के लिए निश्चित रूप पर सरकार की जो पूरी टैक्सेशन नीति है, उस पूरी टैक्स पॉलिसी को हमें समझना अनिवार्य है। दुनिया में क्या उसका दाम है, क्या दूसरे देशों में वही दाम है। तो हर अनुभव के पीछे एक कारण है, एक नीति है, और इस नीति का खुलासा करके, सिर्फ नीति की खुलासा नहीं, उस पे क्या हमारे सामने
कोई विकल्प की नीति क्या हम पेश कर सकते हैं, ये भी हमारे सामने 1980 के 5वां योजना के, आई थिंक इट वाज अ 7 5-year प्लान या कौन सा था, 6 5-year प्लान का वो था। और उसके कुछ ही दिनों बाद नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बोलकर जो सरकार की तरफ से वो पेश हुआ। मुझे याद है उस समय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री मार्गरेट एल्वा थी, और उस समय बहुत सारे मुद्दे उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के बारे में रखा। तो एडवा की ही पहल से हम लोगों ने तमाम महिला संगठनों को कांटेक्ट करके हमारी जो एक वैकल्पिक समझ थी महिलाओं के संबंध में, वो नीति का क्या असर कैसे पड़ रहा है, उस संबंध में हमने एक वैकल्पिक दी। और उसमें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय उन्होंने कहा कि हम नॉमिनेटेड कुछ सीट्स, जो नियुक्त की गई कुछ सीट्स है लोकसभा में, पंचायतों में, उसमें हम लोग महिलाओं को हम दे देते हैं। तो ये पहली बार था कि महिला आंदोलन ने, जिसमें एडवा की एक बहुत अहम भूमिका थी, ने कहा कि हम तुम्हारी मेहरबानी की, क्योंकि हमें पता था कि नियुक्ति का मतलब जो भी सरकार में बैठे उनकी महिलाएं नियुक्त होंगे। कोई महिला आंदोलन से लड़के चुनकर आए और बराबरी के अधिकार हम मांग रहे हैं सीटों के लिए, हम नियुक्ति के लिए नहीं मांग रहे हैं। तो हमने उसको रिजेक्ट किया, वरना अगर हम लोग उस समय हस्तक्षेप नहीं करते तो पूरी संभावना थी कि कुछ 5-10 सीट, जहां दूसरे भी पार्लियामेंट्स में ऐसे है कि 5-10 सीट महिलाओं के लिए सरकार नियुक्त करती है और वो ऐड करती है और नियुक्त करती है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, वो था, हमने उसको जनवाद के साथ जोड़ा। हमने कहा कि महिला आरक्षण का जो एक मुद्दा है वो एक जनवाद को मजबूत करने के लिए है, न कि नियुक्ति के आधार पर हम कुछ महिलाओं की नियुक्ति चाहते हैं। तो ये पूरा सिलसिला एक बहस चली। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं की हर अनुभव के साथ जो नीति जुड़ी हुई है, उस नीति का खुलासा करना और उसके विपरीत एक विकल्प तय करके पेश करना। और उस पे निश्चित रूप पर हमें बहुत मदद इस बात की मिली कि उस समय कुछ वामपंथी सरकारें थे उस समय हमारे देश में, जो विशेषकर जमीन के पट्टे के बारे में या पंचायतों में महिलाओं की संख्या को आगे बढ़ाने में, जैसे बंगाल की सरकार थी समय पर, जब केरल की सरकार वामपंथियों की थी। तो इस प्रकार की जो मुद्दे थे, एक वैकल्पिक नीति भी कम साधनों के होने के बावजूद जो हम लोग पेश कर पाए, और उस समय हम लोग अपने वैकल्पिक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो बाद में बीजिंग की कॉन्फ्रेंस में भी उसी प्रक्रिया में हम लोग, बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो 1995 में हुई थी, उसको ये समझ को लेकर हम लोग बाकायदा हिंदुस्तान की तरफ से ऑफिशियल पोजीशन की विकल्प पे हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, जो आज भी दुनिया भर में माना जाता है कि भारत जैसे देश में महिला आंदोलन ने ऐसे वो किया। तो ये एक विकल्प है, लेकिन उसमें जो हमारी रणनीति में भी इस मुद्दे को लेकर जो अंतर आया, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने देखा जब नीतियों को स्टडी किया कि, जैसे मैंने शुरू में कहा, अलग अलग महिलाओं के ऊपर उस नीति का फर्क था। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब हम कहते हैं सिस्टरहुड, जब हम कहते हैं दुनिया की महिला एक हो, ये तो बहुत चली ना सिस्टरहुड का स्लोगन, एक ऑल इन सिस्टरहुड। लेकिन ये देखा गया विशेषकर पश्चिमी देशों में कि उसमें जो मुख्य धारा के जो मजबूत शक्तियां थी उस समय, व्हाइट औरतें, जो मिडिल क्लास व्हाइट औरत की जो शक्ति थी पश्चिमी देशों में, उनकी पूरी नेतृत्व में वो विमेन्स लिबरेशन या फेमिनिस्ट या जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में हमारी इस नीति संबंधित जो नीतियों का विश्लेषण करके जो हम लोग पाए कि ऐसा नहीं हो सकता है
ये सब बहन एक हो, ये स्लोगन का तब अर्थ निकलेगा जब हम तमाम महिलाओं को एक करके दलित औरत की जो जाति आधारित पीड़ा है, जो जाति आधारित शोषण है, वो जाति प्रथा के खिलाफ लड़े। जो मुस्लिम महिला है उसकी जो विशेष परिस्थिति है भेदभाव के धर्म के नाम पर, उस पर क्या सभी महिलाओं को एक करके हम लड़ सकते हैं? तो आज जो फैशनेबल भाषा में इंटरसेक्शनल आज वो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों ने उस समय कहा कि अलग सेक्टर्स में जो महिला, उसमें हमने वर्ग भी जोड़ा, खेत मजदूरों का भी हम जोड़ा। और मैं बता सकती हूँ, हमारे जो आज सुनने वाले हमारे साथी है, ये आसान नहीं था हमारे लिए। ये महिला समिति थी एडवा जी पूरे वामपंथी आंदोलन में, जिन्होंने पहले दलित औरतों का सम्मेलन किया। हमने सर्वे किया और हमने तमिलनाडु में वो सर्वे किया, ये 2 ग्लास सिस्टम के बारे में। खैर आज मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये अनिवार्य है। हम पानी भी अगर हम बात करते हैं, हम पानी नीति के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, और हम नहीं समझेंगे कि उस समय गांव में भी औरतों को उस कुआं में, जो दलित औरत है उसको लास्ट लाइन में लगना पड़ता था, और वो भी उसकी बाल्टी को डुबाने से पहले उस कुआं में सबके सामने उसको मांझना पड़ता था कि साफ है, और तब वो कुआं के अंदर वो बाल्टी डाल सकती थी, या ट्यूबवेल में। तो इसलिए इवन वाटर पॉलिसी, हम तो आमतौर पे नहीं सोच सकते हैं ना, वाटर पॉलिसी तो सबके लिए है, लेकिन उसकी जो विशेष शोषण एक दलित औरत की है, वो हम लोगों ने उस समय हाईलाइट किया। और आज अच्छी बात है कि दलित औरतों का अलग संगठन बन रहा है, वो सब, लेकिन हम थोड़ा तो गर्व कर ही सकते हैं कि ये एडवा था उस समय। जब हम लोग खेत मजदूर औरतों की बात करें तो हमारा आलोचना हुआ कि क्यों ये खेत मजदूरों की डिवाइड होगा, आप खेत मजदूरों को विभाजन करें, खेत मजदूरों की अपनी यूनियन है, अगर हम महिलाओं का करें तो विभाजित हो जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या था, जब सर्वे किया गया खेत मजदूर यूनियन का, हमारे साथ मिलकर हम लोगों ने सर्वे किया, तो देखा गया कि जमींदार जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क से महिलाओं का जो ज्यादा शोषण हो रहा है, श्रम का लूट हो रहा है, अगर हम लोग वो नहीं हाईलाइट करते तो मतलब कोई ना कभी तो हाईलाइट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, तो नीति संबंधित हमारी वक्तव्य का परिणाम एक महिला आंदोलन को थोड़ा बल मिला और एक दिशा में चलने में हम लोग संयुक्त रूप में सफल हुए। दूसरी तरफ एडवा की अपनी अंदरूनी रणनीतिक समझ में भी उसका एक अंतर हुआ, और हम लोग ये सिस्टरहुड और दुनिया की महिलाएं एक हो, ये जो स्लोगन है उसको एक सही मायने में बदल कर हमने कहा सभी महिलाएं एक हिस्सा के लिए जब एक होंगे तभी हम मानेंगे कि ये महिलाओं की एकता का नारा एक सच्ची में एक नारा है। और उस रूप में समझती हूँ कि हमारा अनुभव काफी सकारात्मक रहा। हालांकि हमारे काम में तो बहुत कमियां रही और आज भी बहुत हमारे कमजोरियां हैं जो हमें पूरा करने की जरूरत है, लेकिन दृष्टि के रूप में और काम के रूप में और कुर्बानी के रूप में मुझे लगता है काफी हम लोग आगे बढ़े। शुक्रिया कॉमरेड। मुझे लगता है कुछ सवाल हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुछ सवाल ले लें। समय भी तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। इसीलिए तो जो 2-1 सवाल, श्रावणी अगर आप कुछ सवाल पढ़ दें और हमारे दोनों साथी उनका जवाब अगर कुछ देना चाहें, और फिर हम इसको मैं समापन कर दूंगी 2 मिनट में। जो सवाल आए हैं मैं बेसिकली उनको इकट्ठा करके 3 या 4 अहम सवाल के रूप में रखूंगी, और कॉमरेड वृंदा और कॉमरेड सुभाषिनी जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे। तो एक कॉमरेड ये है कि जो
कोरोना महामारी के चलते हुए औरतों की जो दिक्कतें बढ़ी है, खास करके अभी जो वर्क फोर्स से उनका विथड्रॉ देखा जा रहा है, जो कि एक तरीके का फोर्स विथड्रॉ है, वो एक चैलेंज के तौर पे हमारे सामने आया है और हम उसको कैसे उसका मुकाबला करेंगे और उसके साथ-साथ घरेलू हिंसा की जो बढ़ते हुए मामले उसी संदर्भ में देखा गया, वो एक सवाल है। दूसरा एक सवाल है कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन हमारे सोसाइटी में है और जब तक औरतें धर्म के कब्जे में हैं, तब किस तरीके का दिक्कत हमारे सामने है, औरतों को हम कैसे इसके चंगुल से बाहर लेके आए और उनको एक समानता की राजनीति के बारे में बताए। तीसरा सवाल ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि राष्ट्र के ओर से जो एक अकाउंटेबिलिटी की बात है, हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि औरतों ने कभी कुछ मांग ही नहीं किया, लॉ क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वो ऐसे ही बने हैं। और सीजेआई बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, औरतों को उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे सामने एक नया तरीके का एक स्टेट का रिस्पॉन्स आ रहा है, हम उसको ये कैसे तीसरा सवाल हम नहीं समझ पाए, क्या कहा आपने? तीसरा ये है कि कॉमरेड, एक तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि अभी अब तक जो कानून बना है, औरतों के हितों के लिए जो कानून बना है, उसका डिमांड औरतों ने या महिला आंदोलन ने कभी उठाया नहीं है, वो ऐसे ही बने हैं। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कब बोले? ये प्रधानमंत्री ने ये कब बोला? मैंने तो नहीं सुना। आई डोंट थिंक ही नेवर सेड ऐसा। हमने भी नहीं सुना, हमने भी नहीं। खैर, वो कहा भी हो तो गलत है, क्योंकि 40 साल से तो हम ही, और उससे पहले आजादी से पहले भी। तो उस पर काहे को हम लोग बहस करें फिर, जब वो नहीं। चलिए और आगे। और जो सीजेआई का कमेंट था कि औरतों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट में, जो किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा था, वो एक सवाल है। और एक आखिरी सवाल, जो बहुत सारे महिला संगठन का एक साथ जो कैंपेन रहा दिल्ली में, खास करके दहेज विरोधी और बाल विवाह विरोधी जो कैंपेन रहा, अगर उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहें। देखिए, ऐसा है, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मेरी स्थिति यहाँ पर जहाँ मैं बैठी हूँ तो बहुत विकट हो रही है। इतने मच्छर और इतनी मक्खियां घुस गए हैं कि बैठना मुश्किल है। तो केवल जो धर्म से संबंधित एक सवाल है कि जो संगठित धर्म है और महिलाएं उसके कब्जे में है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत संवेदनशील सवाल है और इसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों के अंदर भी कभी-कभी कट्टरता होती है धर्म के बारे में और लोगों का जो धर्म में विश्वास है उसको लेकर के, तो इस तरह की कट्टरता का इजहार करना भी हमारे संगठन के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा और हमें फायदा भी इससे नहीं पहुंचेगा। मुझे लगता है कि सीधे-सीधे धर्म की बात न करके अगर हम लोग अलग-अलग तरीके के उदाहरण दें और बहुत सारे उदाहरण दें कि किस तरह से धर्म के नाम पर शोषण होता है या ना बराबरी को आगे बढ़ाया जाता है या नाइंसाफी होती है या महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, अगर इस पर हम अपनी बात को केंद्रित रखें और एक साथ तमाम धर्मों के उदाहरण दें, तो वो ज्यादा सकारात्मक तरीका होगा इस मुद्दे के साथ की चर्चा करने में। अगर हम सीधे अगर हमलावर हो जाते हैं तो फिर हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते जो हमें चाहिए। और हम क्या सोच रहे हैं और दूसरी महिलाएं क्या सोच रही हैं, उसमें भी कभी-कभी बहुत अंतर होता है। जैसा कि ये जो अभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कानून पारित किया और हम लोगों ने उसका विरोध भी किया कि ये एक सिविल मामले को एक क्रिमिनल मामला बना रहा है और मुस्लिम मर्दों को एक तरह से विक्टिमाइज कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। तो हमने देखा कि जब हम मुस्लिम औरतों के बीच में गए तो वो हमारी बात को हो तो करती थी, लेकिन बहुत सारी औरतों ने उसका स्वागत भी किया और कहा कि अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो फिर वो सुधरेंगे भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है हमको थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुला रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम उनके साथ सहमत हों, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या तर्क है, लोगों की क्या भावनाएं हैं, हमको ज्यादा सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए
और लोगों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील भी होने की हमको जरूरत है, क्योंकि धर्म तो एक ऐसी बात है जिसका वैसे भी किसी तर्क से कोई मतलब नहीं है। धर्म में विश्वास तार्किक नहीं होता है, वो इमोशंस के साथ और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम उसके बारे में बात करें तो सीधे सीधे धर्म के बारे में ना ही बात करें, या ये ज्यादा बात करें कि धर्म के नाम पर उत्पीड़न किस तरह से होता है और नाइंसाफी ना बराबरी कैसे जिंदा रखी जाती है, तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बाकी जो सवाल है तो आप लोग, आप और इंदु उनका जवाब भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा अब सबको धन्यवाद दे करके इस प्रोग्राम से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि अब और भी ज्यादा देर यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अपने मतलब अपॉलॉजीज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया सुभाषिनी, आप जुड़ी हमारे साथ जबकि आप अभी सफर में हैं और सड़क पर रुक करके आपने इस प्रोग्राम में अपनी हिस्सेदारी की। सफर का सफर है ये, अब कुछ सफर भी हो रहे हैं सफर में। तो हिंदुस्तान में रहता ही है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कुछ जोड़ा इस बातचीत में और आप हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। तो वृंदा, अगर आप आगे ले जाएं इस सिलसिले को। कि धर्म के बारे में सुभाषिनी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी जिस रूप में भाजपा पार्टी और आरएसएस खुलकर धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे धर्मों के ऊपर जो सीधा सीधा निशाना करके हमला कर रहा है, ये जो धर्म की भक्त हैं महिलाओं के बीच में, उनको ये समझाना हमारे लिए अनिवार्य है। धर्म में विश्वास और धर्म को इस्तेमाल करके सांप्रदायिक बनाना, इस प्रक्रिया जो बीजेपी आरएसएस की एक पूरी कोशिश है, और विशेषकर आज के दिनों में जो महिलाओं को एक विशेष टारगेट करके करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें बहुत साधारण और सरल तरीके से महिलाओं के बीच जाकर समझाने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम अपने को इस प्रक्रिया से अलग रखें तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे देश के जो एक बुनियाद है धर्मनिरपेक्षता का, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे उस धर्मनिरपेक्षता पर जो हमला करने वाले हैं उनकी मुकाबला करने के बजाय। अब मुकाबला का तरीका क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। हमारी क्या समझ है एडवा की? एडवा धर्म के बारे में हमारी बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि जो एडवर के मेंबर हैं वो किसी भी धर्म को अपनाए, ये उनका निजी मामला है। वो मंदिर में या मस्जिद या गुरुद्वारा या क्रिश्चियन हो या कोई भी बुद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, या वो एथियस्ट हो, कोई भी महिला। अब आदिवासी औरतों की एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। वो तो बहुत सारी जगह पर वो अपने को सरना मानते हैं, या बहुत सारी जगह पर वो कहते कि हम पेड़ की पूजा करते हैं। तो अलग अलग महिलाओं की हमारे देश में धर्म में विश्वास करने का एडवा की जहां तक समझ है, किसी प्रकार की आलोचना, रुकावट, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपना जो धर्म का विश्वास है वो अपना निजी मामला है। जब आप संगठित धर्म की बात करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो संगठित राजनीति है। और ये संगठित राजनीति धर्म को इस्तेमाल करके महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हर पूजा को या हर उत्सव को
जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के, जो बहुमत विश्वास करने वाले, जो हमारे देश में हिंदू भक्त हैं, जो बहुमत में है, उनकी कुछ कुछ उत्सव और कुछ कुछ पूजाओं को पूरे देश भर में एक ही नक्शे में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम कैसे मान सकते हैं? और उस थोपने के प्रयास में अगर हर उत्सव या हर स्लोगन को, अब आप बताइए, जय श्री राम का स्लोगन, मुझे याद है जब मैं टेक्सटाइल काम करती थी तो मजदूर जब मिल में सुबह सुबह अंदर घुसते थे, कहते थे राम राम, ये उनका ग्रीटिंग है, राम राम। आज अगर उस राम राम के साथ जय श्री राम तलवार, नंगा तलवार को लेकर एक हमला करने वाला नारा होता है, तो हम नहीं चुप रह सकते हैं ना, हम नहीं चुप रह सकते। हमें कहना पड़ेगा कि ये धर्म नहीं है, ये संगठित राजनीति धर्म को हथियार के रूप में हम सब जो भी भक्त है उनको अपमान करें। तो हम कैसे उसको करें? क्या उसका सांस्कृतिक रूप होगा? क्या उसका अप्रोच होगा महिलाओं का? एडवा का इसमें काफी अनुभव है और हमें गर्व है कि आज एडवा बगैर किसी समझौते की हमने धर्मनिरपेक्षता का झंडा को उड़ाया है। धर्मनिरपेक्षता का झंडा धर्म विरोधी झंडा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का झंडा ये है कि सत्ता और राजनीति धर्म के साथ मिलावट नहीं होना चाहिए। तो ये संगठित धर्म कुछ का शब्द ना इस्तेमाल करके ये संगठित राजनीतिक धर्म को इस्तेमाल कर रही है। इस रूप पे हमें लेकर जाने की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे लगता है इसको हमें वैज्ञानिक विचार के साथ जोड़कर अगर हम ये महिलाओं के अंदर जब देख रहे कि इतना हालात हमारे खराब हो रही है, भूखमरी, बेरोजगारी, पीड़ा, तो फिर महिलाएं सोचते हैं कि हम और भी ज्यादा पूजा पाठ और ये जादू छड़ी ये सारा कुछ जो है, ये तमाम जुड़ीवादी तौर तरीके को इस्तेमाल करके शायद हमारे परिवार को बचा सकते हैं और इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये जानबूझकर सत्ता प्रोत्साहन कर रही है। तो इस पर भी विज्ञान के साथ जोड़कर हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली की इकाई का एक बहुत अनुभव है इस संबंध में। अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी जो कुछ हुआ, आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम किया, उसका भी एक अनुभव आप लोगों ने लिया कि कैसे धर्म को इस्तेमाल करके कैसे एंटी सीए मूवमेंट को समाप्त करने के लिए और महिलाओं को टारगेट करके कैसे किया। तो ये हमारी जनवादी महिला समिति दिल्ली की, मुझे बहुत गर्व है इस बात की कि हमारे मजदूर वर्ग की औरतें, हमारे वो औरतें जो शायद बड़ी बड़ी पीएचडी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिस हिम्मत के साथ काम किया है, मैं तो समझती हूँ कि बहुत अनुभव है आप लोगों का। उस अनुभव को इस 40 साल के इस 40 साल के इस अनुभव में आप अपने अनुभव को भी दें। आप खुद देखिए हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ बहनों, अगर हमने इस हमला का मुकाबला नहीं किया तो देश का संविधान जोखिम में है। और जब संविधान जोखिम में है, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, आप लोग खुद समझ सकते हो। इसलिए लड़ाई है, आपका संघर्ष मजबूत है, आपकी हिम्मत है, और भी लोगों को लेकर इस लड़ाई में हमें शामिल होना है। इतना ही मुझे कहना था। वृंदा, बहुत से सवाल छूट गए, लेकिन मैं समझती हूँ अब जो वक्त हो गया है नहीं, उसको इंदु ध्यान आप कर सकते हैं। इंदु मैं कुछ ये चीज
साथियों से कहना चाहूंगी कि जितने भी ये मुद्दे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारी इंदु जी ने शुरू से ही इसमें वो शामिल रही है और उस पॉलिसी को बनाने में भी इनकी एक बहुत भूमिका है, क्योंकि हम तो जानते इतने सालों से हम लोग एक साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया और विमेन स्टडीज को कैसे जोड़ा जा सकता है आंदोलन के साथ, इंदु की इसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि पिछले दशक से ज्यादा वो विमेन स्टडीज में ज्यादा कंसंट्रेट की हैं, लेकिन उस में हमें गर्व है, इतना उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए इंदु, जो बाकी सवाल है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें और फिर हम समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वृंदा, आपने जो कहा, मैं जो कुछ भी कर पाई इस संगठन और इस आंदोलन के चलते और उसी के माध्यम से कर पाई। शायद मैं अकेली तो इन सवालों पे इतना सोच भी नहीं पाती, तो मैं तो अपने आंदोलन और इस संगठन से जुड़े सभी अनुभवों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत समझती हूँ। तो शुक्रिया। मैं समझती हूँ वक्त काफी हो गया है, तो हम समापन की ही ओर बढ़े। अभी बहुत से और कार्यक्रम आप लोग करेंगे, बहुत से सवाल होंगे, उन सवालों को वहां भी लिया जाना चाहिए। तो 2-4 मुद्दे मैं रखूंगी। पहली बात तो इस पूरी बहस में एक जो बात बराबर सामने आई कि संदर्भ, जब संगठन शुरू हुआ एक खास दौर था, लेकिन इन 4 दशकों में हिंदुस्तान में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ मामलों में बहुत नई तरह की चुनौतियां आई हैं, तो नए पहलू भी जुड़े हैं शोषण और उत्पीड़न के, जिसको हम कहते हैं न्यू साइट्स ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो हैव कम अप। सुभाषिनी ने खासतौर से साइबर क्राइम वगैरह की तरफ जो इशारा किया। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि जो बात इस पूरी बहस से निकली, जैसे वृंदा ने जिक्र किया कि संगठन के अंदर एक बहस चलती रही, एक जारी रहती है, यानी जिन स्लोगन्स को हम लेके चलते हैं, जिन मांगों को लेके चलते हैं, उन पर उनको तय करने से पहले और फिर उनके एक समीक्षा करते हुए हम अपने काम का एक रिव्यू करते हैं और नए सिरे से अपनी चुनौतियों को समझते हुए अपनी मांग, अपने काम के तरीके, अपने काम के हस्तक्षेप के बिंदुओं को हम तय करते हैं और उसी के आधार पर आंदोलन बढ़ता है और बढ़ा भी है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि सन 80 में जब संगठन दिल्ली में शुरू हुआ, 81 में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो इमरजेंसी का एक दौर था, लेकिन 90 के दशक से जो नव उदारवाद का जो एक नया दौर शुरू हुआ और जो कट्टरपंथ का पूरा सवाल सामने आया, उसमें बिल्कुल ही अलग किस्म की चुनौतियां आई हैं और नए संदर्भ पैदा हुए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आगे की नीतियां, अपने आगे के हस्तक्षेप के बारे में बार बार सोचना पड़ा है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि एडवा के जो तरीका है काम का, जन संगठन का जो एक तरीका है, उसमें जो जनतांत्रिक जनवादी प्रणाली हम अपनाते हैं, जिसमें ये अंतर्निहित होता है कि समीक्षा होगी, बहस होगी, आगे बढ़ेंगे तय करके कि अब किन मुद्दों पर हमें संघर्ष करने हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज जो सामने आई कि नए संदर्भों के साथ पितृसत्ता भी नए रूप लेता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परंपरा के आधार पर ही औरतों का उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ रीति रिवाज के आधार पर, सिर्फ इतिहास की दी गई विरासतों के आधार पर ही पितृसत्ता चलती है, बल्कि जैसा कि बार बार बहस में आया कि पूंजीवाद भी पितृसत्ता का पूरा सहारा लेता है शोषण के नए तरीके ढूंढने के लिए। और हो सकता है इस पेंडेमिक में हमने नए तरीके भी देखे, उसमें औरतों को कामगारों की तादाद में शामिल करना और उनकी तादाद से हटा देना, दोनों ही उसका एक तरीका होते हैं। अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए पूंजीवाद किस तरीके से पितृसत्ता का फायदा उठाता है, सहारा लेता है, हमें ये समझना जरूरी इसलिए है कि
अगर हम सिर्फ पुराने तरीकों और पुराने मुद्दों पर अड़े रहेंगे तो जो ये नए तरीके पूंजीवाद की व्यवस्था हमारे शोषण उत्पीड़न के लिए जो नए बना लेती है, गढ़ती है, उनको भी समझने की जरूरत है। अगर हमें औरतों की जिंदगी में जो नए रूप से ये हिंसा आ रही है, नए रूप से गैर बराबरी आ रही है, नए रूप से उनके नागरिकता छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं, इन सबको समझने की जरूरत है। दो चीजें मैं और कहूंगी आखिर में कि चुनौतियां नई है, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, सबसे बड़ा आर्थिक स्तर पर भी। खाद्य सुरक्षा का मामला यहाँ ज्यादा विस्तार से हम लोग नहीं बात कर पाए, जबकि एडवा ने और महिला समिति ने तो हर राज्य में इन चीजों पर संघर्ष किया है। लेकिन एक बड़ी चीज है जो जिससे वृंदा ने शुरुआत की थी कि कोई भी हस्तक्षेप करने से पहले हमें जानकारी चाहिए होती है, यानी जो ज्ञान की जो बपौती सिर्फ उच्च वर्ग और जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, उन्हीं के पास होती है। उनसे हटकर हम किस तरीके से अपने संगठन के अंदर और संगठन के माध्यम से सब तमाम औरतों के बीच एक समझ पहुंचाते हैं, उन आंकड़ों, उस नए ज्ञान के जो पूरे जो सरकारी आंकड़े होते हैं, सरकार के आंकड़े काफी होते हैं दिखाने के लिए कि कैसे गैर बराबरी बढ़ रही है, कैसे औरतों को दरकिनार किया जा रहा है इन नीतियों के। तो इनको समझने और इनको स्टडी करके, खास तौर से इसमें जो पढ़ी लिखे जो जिनको मौका मिला है शिक्षा प्राप्त करने का, उनका एक रोल होता है, जैसा कि विमेन स्टडीज का एक रोल होता है। क्योंकि लेकिन ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि ज्ञान सिर्फ उन आंकड़ों में है या उन किताबों में हो, क्योंकि हर औरत अपने अनुभव से सीखती है और उससे हमें सीखने की जरूरत होती है कि कैसे हम इन नए उभरते हुए जो तरीके हैं शोषण के, पितृसत्ता जारी रखने के, इनको कैसे इनका मुकाबला करना है। तो हम, वृंदा ने जैसे कहा कि आंदोलन में भी हम सीखते हैं, आंदोलन से सीखते हैं और एक दूसरे से भी सीखते हैं। इसी आधार पर अगर हम अपनी संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए कि ये ना सोचें कि संगठन बहुत फैल गया है तो हम तो अब सब कुछ सीख गए, लेकिन जो दौर था वो बदल गया, संदर्भ बदल गए, नई चुनौतियां आ गई। तो मैं समझती हूँ, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि वृंदा ने उसका अलग ढंग से जिक्र किया। 90 के दशक में जब पूरा धर्म, राजनीति और कानून का सवाल आया औरतों से जुड़कर, तो एडवा ने एक स्लोगन दिया, इक्वल राइट्स एंड इक्वल लॉज का, कि मतलब आप एक ऐसे समाज जिसमें अलग अलग धर्म मजहब के लोग हैं, औरतें अलग अलग धर्मों का पालन करती हैं, मजहब के उनके तौर तरीके अलग हैं, लेकिन मजहब के आड़ में जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उनसे हमको वंचित नहीं किया जा सकता। और ये जो पूरा स्लोगन था इक्वल राइट्स इक्वल लॉज का, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले दौर में तो और भी बहुत सी चुनौतियां आएंगी। एडवा की एक लंबी विरासत है जो उसे आजादी से पहले, आपने जो तस्वीरें दिखाई थी उनमें से कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें थी जो ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में रहे और फिर आजाद हिंदुस्तान की जेल में भी वो औरतें बंदी बनाई गई, क्योंकि उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया, सरकार की नीतियों का विरोध भी किया, औरतों के पक्ष में खड़ी हुई। मैं समझती हूँ इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, अभी तो 40 साल हुए हैं, 40 साल में अपना फिर से एक समीक्षा करते हुए हम और आगे और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि चुनौतियां तो अभी भी बहुत सी हैं। तो जनवादी महिला समिति का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको ये मौका मिला। मैं समझती हूँ ऐसे बहुत से और कार्यक्रम करने की जरूरत है, ताकि इतना जो लंबा अनुभव, इतना विस्तृत अनुभव और जितनी गहराई से हमारे संगठन ने औरतों के बीच में काम किया हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर, उसको समझने, उससे सीखने और बहुत जरूरी है अगर हम
आज के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू वृंदा, थैंक यू सुभाषिनी लैब, थैंक यू ऑल एंड थैंक यू श्रावणी। कॉमरेड इंदु और कॉमरेड वृंदा का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमरेड मैमूना, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं श्रावणी, मुझे बस शुक्रिया ही अदा करना है दिल्ली की तरफ से, एडवा दिल्ली की तरफ से, कि कॉमरेड वृंदा, कॉमरेड सुभाषिनी और कॉमरेड इंदु ने इतना वक्त दिया और बहुत कुछ बताया। सही बात है इंदु के अनुभव भी बहुत हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं, और ये कार्यक्रम हमने आज शुरू किया है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। कॉमरेड वृंदा से ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है और उन्होंने कुछ हद तक कमिट भी किया है, तो अगला प्रोग्राम जो होगा उसमें भी आप रहेंगी इंदु, और कॉमरेड वृंदा भी होंगी, और हम दिल्ली के बारे में भी कुछ बात करेंगे, और इस सीरीज को हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। यही कहना चाहती हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रावणी। हाँ, शुक्रिया सभी कॉमरेड का, और जो साथी आज हमारे साथ लाइव में रहे और अपने सवाल भी पूछे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हमारे पेज से करेंगे। शुक्रिया साथियों। थैंक यू।